तो आइए, आपका स्वागत है डार्विन जस्टिस के तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है तुम्हें क्या चाहिए। लेखक हैं प्रवीण कुमार। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। चश्मिश और अनय के गांव के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण दो समानांतर लैंडमार्क से होता है। एक तो सोन नदी से निकली नहर है और दूसरा उस नहर को बनाने में जो मिट्टी निकाली गई थी उससे, जो नहर के दाईं ओर फेंकी गई थी, जिस पर बाद में धीरे धीरे लोग आने जाने लगे, जिसके बाद के दिनों में यह कच्ची सड़क के रूप में बदल गई। धीरे धीरे लोगों ने जब इस कच्ची सड़क के महत्व को समझा तो इसकी चौड़ाई को और बढ़ाया गया, इतना कि 2 बैलगाड़ी एक साथ आराम से उस पर आ जा सके। बाद में इस कच्ची सड़क से होकर वैभव शरीफ और एकानपुरा जैसे छोटे बाजार जुड़ गए, जिससे इसका महत्व बढ़ गया। फिर जैसे जैसे वैभव शरीफ का महत्व बढ़ने लगा, यह सड़क भी कंक्रीट की होती गई। इस कहानी के मुख्य पात्रों के जन्म लेने से पहले ही वैभव शरीफ को जिला मुख्यालय का दर्जा मिल गया था। कंक्रीट वाली यह सड़क एक साथ 2 बैलगाड़ियों के चलने जितनी चौड़ी हो गई थी। नहर इस पूरे इलाके के लिए वरदान की तरह है। नहर इस इलाके के खेतों को पानी देती है, पानी फसल देता है और फसल मालिक और मजदूर दोनों का पेट भरती है। बाद में इसी कहानी में नहर के पानी को रक्त रंजित कर दिया जाएगा, जो संपूर्ण इलाके की पालनहार है। खेतों पर लाल झंडे गाड़ दिए जाएंगे। खेत फसल की जगह कटीली झाड़ियों से भर जाएगा। न मैं, न तुम, न तेरा, न मेरा का सिलसिला चलता जाएगा, का सिद्धांत चलाया जाएगा। नहर पानी उगलती रहेगी, लेकिन उस पानी पर झाड़ियां फलती फूलती रहेंगी। राजनीति चुपचाप देखती रहेगी, नरसंहार होता रहेगा और राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने अपने वोटों के लाभ और हानि का गणित लगाते रहेंगे। तो आपके अंदर यह स्पष्ट हो गया होगा कि चश्मिश और अनय 2 गांव से आते थे और दोनों गांव की सीमा पर एक स्कूल, एक नहर, एक कच्ची सड़क और एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ से 300 मीटर उत्तर की ओर बेलापुर और स्कूल से लगभग 500 मीटर दक्षिण माखनपुर था। स्कूल से एक सर्पिलाकार रास्ता माखनपुर की ओर जाता था। इस रास्ते पर बाईं और इमली का एक भूतहा पेड़ था, जिसके बाद एक पोखर और कुछ दूर चलने के बाद गांव का मंदिर। लोग कहते हैं यह चेचक की देवी का मंदिर है। मंदिर के ठीक उत्तर में तालाब है। इस तालाब का जल देवी को चढ़ाया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लिए यहाँ आते हैं और तालाब का जल देवी को अर्पित करते हैं। देवी पर चढ़ाया हुआ जल पुनः किसी पात्र में जमा लिया जाता है, जो माता का नीर कहलाता है। इस नीर को पीने से न केवल चेचक ठीक होता है, बल्कि और भी कई तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह मंदिर माखनपुर के ब्राह्मणों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन है। यह ब्राह्मण अमीर, गरीब और दरिद्र प्रकार के हैं, जो मंदिर में आए भक्तों को माता की तरफ से मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। जहां मंदिर है, उसी तिराहे पर सफेद केशों वाली एक पोपली तमोलन पान की दुकान चलाती है। वह ऐसे बाभनों और ब्राह्मणों को जानती है जो तालाब के अंदर घुसकर
कान पर जनेऊ चढ़ाकर स्थिर हो जाते हैं। इसका मतलब है वह इंसान उस पवित्र तालाब के अंदर मूत रहा है जिसका जल माता को अर्पित किया जाता है। मैं इस तमोलन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब प्रजातंत्र ने जनता जनार्दन की भीड़ एक बाभन को मैं इस तमोलन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब प्रजातंत्र में जनता जनार्दन की भीड़ एक बाभन को उसके घर से घसीट कर ले जा रही थी, तब यह तमोलन उस भीड़ की सबसे आखिरी सदस्य थी। सबसे पीछे अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ रही थी। वह उस ऐतिहासिक इंतकाम की सबसे आखिरी सिपाही थी जो अपने बुढ़ापे की वजह से लाठी टेक कर चलने की वजह से अपने और साथियों से पीछे छूट गई थी। मैं इस कहानी में मंदिर का जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन उस पोपली तमोलन को अपनी कहानी में लेने का मोह मैं त्याग नहीं पाया। इसलिए मंदिर का जिक्र उस तमोलन की वजह से खुद ब खुद आ गया है। हाँ, तो तमोलन के बारे में कह रहा था कि उसे पता था कि कौन कौन माता के इस पवित्र तालाब में नहाने के बहाने अंदर घुसकर पहले टोंटी से पानी उगलता है, फिर हाथ से वहाँ के पानी को हटाकर तालाब में डुबकी लगाता है। उस तमोलन ने कभी तालाब में मूतने वालों की लिस्ट जारी नहीं की। वह भली भांति जानती थी कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एक बार गलती से उस लिस्ट में से एक नाम उसके मुंह से बाहर निकल आया था। किसी तरह से उसकी पान की दुकान टूटते टूटते बची थी। उसका मानना था कि बाभन अपने सगे का भी नहीं होता। उसका यह भी मानना था कि यदि घर में गेहूमन सांप और बाभन एक साथ घुसे तो पहले बाभन को मारो, गेहूमन सांप को बाद में। कुछ बातें अनुभव से सीखी जाती हैं। बाभन और गेहूमन सांप वाली बात तमोलन अपने अनुभव से सीखी थी। उसने पान बेचकर अपने 6 बच्चों की परवरिश की थी। यह तब उसके लिए उतना आसान नहीं था जितना आसानी से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बच्चों की परवरिश के उसके इस कार्य को दुष्कर बनाने में गिने चुने कुछ बाभनों का हमेशा योगदान रहा। छोटी छोटी बातों पर कई बार उसकी पान की दुकान को उलट पलट दिया गया। मसलन पान के जर्दे का खराब होना, या पान में चूने का कत्था का अधिक हो जाना, या पान के पत्ते का खराब होना, और नहीं तो कुछ बाभनों से जुबान लड़ाने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ऐसी छोटी छोटी बातों पर कई बार ऐसा हुआ कि रात के सन्नाटे में उसकी दुकान उलट दी गई। बाभनों के खिलाफ एक गांठ हमेशा उसके मन में फूलता रहा। तमोलन इस तालाब का जल कभी भी चेचक की देवी को अर्पित नहीं करती थी। जब कभी तमोलन मंदिर आती, घर से एक लोटा में देवी के लिए जल लेकर आती। अब इस तमोलन को कौन समझाए कि गंगा में कितने जीव रहते हैं। वे सारे जीव जंतु नित्य क्रिया को करने गंगा से बाहर तो नहीं जाते हैं, फिर भी गंगा पवित्र है। उसका जल महादेव को अर्पित है। उसी तरह से मनुष्य भी तो एक जीव ही है, मगर दुनिया में तर्क सुनना, उसे समझना और स्वीकार करना तीनों अलग अलग बातें हैं। लोग अपने अंदर बनाई तार्किक दीवारों को बहुत मुश्किल से तोड़ पाते हैं, खासकर तब जब मामला धार्मिक हो। वह उस तालाब के जल को कभी नहीं चढ़ा सकती जिसमें इंसानों का मूत्र मिला हो। वह उस तालाब के जल को कभी नहीं चढ़ा सकती जिसमें इंसानों का मूत्र मिला हो, चाहे वह तर्क समझे या नहीं समझे। अनय जिस घर में रहता था या रहता है, इस मंदिर से उसके घर तक जाने के लिए पहले थोड़ा पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ता है, फिर दक्षिण की ओर, और लगभग 350 मीटर सीधे चलने के बाद यह रास्ता पश्चिम की ओर एक गली में घुस जाता है। उस गली
के सबसे अंत में उत्तर की ओर अनय का घर है। यही यह गली है जहाँ से सीधी चलती कहानी अचानक से टर्न ले लेती है। इस गली में एक घर है चमन सिंह का, जिसमें चमन सिंह के अलावा उसकी बीवी, 3 जवान बेटियां और चमन सिंह की बूढ़ी माँ रहती है। उस ऐतिहासिक दुर्घटना के बाद इस गली का नाम चमन सिंह की गली पड़ा। इस गली को यह नाम किसी ने दिया नहीं था, बल्कि उस दुर्घटना के बाद यह स्वतः ही लोगों की जुबान पर इस गली का नाम आते ही इसे चमन सिंह की गली के नाम से पुकार लेते। यह गली इतिहास के पन्ने में कहीं नहीं दर्ज है, फिर भी यह गली अपने अंदर इतिहास की त्रासदी को छुपाए है। इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, किसी ने सुट्टा मामा के कटे स्तन का जिक्र नहीं किया, किसी ने निर्दोष चश्मिश का जिक्र नहीं किया। किसी बड़े हादसे के समानांतर कुछ छोटे हादसे हो जाते हैं जिसका जिक्र किताबों में नहीं होता, मगर उस छोटे हिस्से को समझे बिना बड़े हिस्से का सिर्फ थेथराई किया जा सकता है। बड़े हादसे की आड़ में छोटे हादसों के भुक्तभोगी अनाम रह जाते हैं। यह गली लगभग 250-300 मीटर लंबी है, जिसके दोनों ओर सिर्फ और सिर्फ बाभनों का घर है। उस गांव में मुख्य रूप से उस गली को बभनटोली कहा जाता है। उस गली के दोनों ओर बाभनों का घर है और सभी घरों के दरवाजे गली में खुलते हैं। चूँकि गली पश्चिम से पूरब को जाती है, तो घरों के दरवाजे उत्तर और दक्षिण की ओर खुलते हैं। अनय के घर का दरवाज़ा दक्षिण की ओर खुलता है और चमन सिंह का उत्तर की ओर। दोनों के दरवाजे आमने सामने हैं। अनय के दरवाजे के बगल में एक छोटा सा कमरा है, जिसकी खिड़की गली में खुलती है। इस गली की यह एकमात्र खिड़की है। जब जनता जनार्दन चमन सिंह का दरवाज़ा तोड़ रही थी, यह खिड़की खुली थी और अनय उस खिड़की से जनता जनार्दन के कारनामे का चश्मदीद था। कहीं कहीं दक्षिण की ओर घर के दरवाजे का खुलना वास्तुदोष माना जाता है, लेकिन इस गली की संरचना ही ऐसी थी कि गली के उत्तर स्थित मकानों के दरवाजे दक्षिण में ही खुलेंगे, दूसरा कोई और विकल्प नहीं था। सुट्टा मामा चमन सिंह की माँ एक ऐतिहासिक जख्म अपनी छाती पर लेकर तब तक घूमती रहीं जब तक वह जिंदा रहीं। मालिक और मजदूर का तू मैं किसे पता था कि एक दिन नक्सलियों के हाथ में चला जाएगा और एक खास तरह का जख्म बाभनों के गुरूर पर लाद देगा। सुट्टा मामा जब तक जिंदा रहीं, बाभनों को अपनी कटी छाती दिखाती रहीं। वह बोलती कुछ नहीं थीं, चुपचाप सामने आकर खड़ी हो जाती थीं, मानो खामोशी से सवाल पूछ रही हो, मुझे पहचानते हो? देखो मुझे। जिस जाति का तुम्हें गुरूर है, उस गुरूर के ऊपर यह कैसा दाग है, इस दाग को पहचानो। दबे कुचले पिछड़े लोगों के साथ इतिहास में जो कुछ भी अन्याय हुआ था, उसका निचोड़ निकाल कर उन्होंने एक 70 साल की बूढ़ी को इसकी सज़ा दे दी। सुट्टा मामा को देखते ही बाभनों को अपनी नपुंसकता का एहसास होता। सुट्टा मामा को देखते ही बाभनों को अपनी नपुंसकता का एहसास होता। वे हिंसा के किसी भी रूप को स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वे सारे लोग दोषी हैं जो झुंड का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि नक्सलियों को ऐसी भीड़ से ताकत मिलती है। उस भीड़ में के तमाम लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि कभी उनके खेतों में काम करने वाले मज़दूर और उसके जवान हो गए बेरोजगार लौंडे थे। एक बात तो हजम करना कुछ बाभनों के लिए इतना आसान नहीं था कि उनके दादा परदादा को हमारे नाना दादा ने जब चाहा तब उनके खेत खलिहानों में खींच कर लाया। आज उनके बच्चे
उनके बच्चों के बच्चे बवंटोली में एक बाभन को खींच कर ले गए। एक 70 साल की बाभनी का स्तन काट दिए। हादसे से पहले सुट्टा मामा खूब बीड़ी फूकती थी और बीड़ी फूकते हुए अपने उम्र का अनुभव बांटती थी। अपने अनमोल ज्ञान को अगली पीढ़ी से शेयर करने के बदले वह सुट सुट बीड़ी फूकती। सुट्टा मामा बीड़ी सोंटते हुए, धुआं उगलते हुए अपने अनुभव को मोहल्ले की बहुओं के बीच बांटती फिरती, जो तुरंत बहुओं के कलेजे में बैठ जाती और फिर बहुओं को अपनी सास में चुड़ैल नजर आने लगती थी। वह सास बहू में झगड़ा करवाती, समझौता करवाती और अपने लिए बीड़ी का इंतजाम करवा लेती। यह मस्तिष्क का खेल है जो अपनी भूमिका अदा करता है कि समाज के अंदर अपनी पैठ कैसे बनानी है। अंगूठा छाप सुट्टा मामा इस गुण को भली भांति जानती थी। दरअसल यह इंसानी खोपड़ी का कमाल है कि वह हर दौर में अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य की तलाश करता है, जो जहाँ है वहीं अपनी पहचान को तलाशता रहता है। अंगूठा छाप सुट्टा मामा भी अपनी बीड़ी सुनिश्चित कर लेती थी, कभी बहुओं के कलेजे में घुसकर तो कभी घरों में बंटवारा करवाकर, कभी समझौता करवाकर। ये बातें तब की थीं जब वक्त ने सुट्टा मामा की छाती पर ऐतिहासिक जख्म नहीं दिया था। उस जख्म के बाद सुट्टा मामा के मुंह पर वक्त ने ताला जड़ दिया था, एकदम से बोलना ही बंद कर दी थी। उनकी चुप्पी बाभनों के मन की वो टीस थी जिसे बाभन झेल नहीं पा रहे थे। वो अपनी चुप्पी से मानो अपनी कटी छाती के दूध का वास्ता देती रहीं। उस हादसे के बाद वह कभी किसी के घर बीड़ी फूकने नहीं गई। तब बाभनों को ऐसा लगता था कि उसकी खामोशी सिर्फ उसकी खामोशी नहीं है, बल्कि यह बाभनों के दर्प का रोज कुचले जाने के बाद का सन्नाटा है। तो आप समझ गए होंगे कि अनय चमन सिंह की गली के ठीक चमन सिंह के सामने रहता था। तो आप समझ गए होंगे कि अनय चमन सिंह की गली में ठीक चमन सिंह के सामने रहता है और अपने घर में अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। जब वह 5 साल का था तब उसके पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। उस गली में लगभग सभी घरों में खेती होती है, सिवाय अनय के घर को छोड़कर, क्योंकि उस घर में खेती करने वाला कोई मर्द नहीं है। इसलिए अनय की माँ अपने कुछ खेत बटाई पर दे देती है तो कुछ खेत पट्टे पर। थोड़ा बटाई और पट्टे जैसे शब्द को समझ लीजिए, क्योंकि नक्सलियों ने इन शब्दों को खारिज कर मात्र एक लाइन में एक नारा दिया, जमीन जोतने वाला ही जमीन का मालिक होगा। बटाई, इसमें खेत मालिक किसी को भी खेती करने का अधिकार देता है। मालिक और बटाईदार मिलकर पूंजी लगाते हैं, जिसमें मेहनत पूरी तरह से बटाईदार की होती है और फसल तैयार होने के बाद दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। पट्टा, इसमें मालिक किसी को अपनी ज़मीन में खेती करने का अधिकार देता है और बदले में खेती करके एक तय रकम या अनाज, जो शुरुआती बातचीत में तय रहता है, साल में एक बार मालिक को देता है। मालिक को इससे कोई मतलब नहीं कि फसल अच्छी हुई है या खराब। यह एक तरह से अंग्रेज़ों के स्थायी बंदोबस्ती का बहुत ही छोटा रूप है। लेकिन जब कार्ल मार्क्स की छतरी के नीचे राजनीति नक्सल के नाम पर गुंडों को जमा करने लगी,
तब बटाई और पट्टे करने वालों ने अपने मालिकों के ज़मीन पर धावे बोल दिए। नक्सल की आड़ में एक गुंडा दर्शन कुछ इस तरह विकसित किया गया था, जिसमें पहला दर्शन था जमीन उसी की जो जोतेगा। उनका दूसरा दर्शन था हमारे पूर्वजों के साथ जमीन के बंटवारे में अन्याय हुआ है। अब जब सच में प्रजातंत्र आया है, हमें ज़मीन चाहिए। खुशी से नहीं दोगे तो हम झंडे गाड़ेंगे, लाल झंडे, ज़मीन छीन लेंगे। और तीसरा दर्शन था जर जोरू और ज़मीन उसी के पास रहती है जिसके पास ताकत हो। प्रजातंत्र में ताकत किसी फॉरवर्ड की गली में नहीं बल्कि हमारे पास है। हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। हम सत्ता हैं, उसकी ताकत है, इसलिए ज़मीनें हमारी हैं। छीनो, मारो, काटो सालों को, भूरा बाल साफ करो। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे डार्विन जस्टिस के दूसरे अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।